नमस्कार साथियों। अर्था स्कॉलर पे आप सभी का बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा डे 16 है। इससे पहले की क्लासेस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और मैंने पहले भी आपको बताया है कि हमारा टारगेट 2000 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है आपके यूजीसी नेट के पेपर से पहले। ठीक है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो इस बार यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये पूरी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस पूरे सीरीज के दौरान जो टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा गया है उस टॉपिक को हम लोगों ने सुपर सेवर सीरीज में इंक्लूड किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसके साथ साथ सुपर सेवर सीरीज भी जरूर देखें। सुपर सेवर सीरीज से यकीनन आपके पेपर में डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो फंसने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये सुपर सेवर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर जा करके देखें। तो चलिए, जहां पे पिछली क्लास हमने समाप्त किया था वहीं से आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक इसका देख लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 51 से इसको देखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान से देखते हैं क्या सवाल है कि एल शेप्ड एवरेज कॉस्ट इज विटनेस इन द लार्ज फर्म विकास। एल शेप्ड के क्या नाम है उसके बारे में बात की जा रही है। पहला सवाल तो आसान है। ठीक है, अगर आपको इसका जवाब पता है तो जरूर बताएं। ठीक है, जो एल शेप्ड का हमारा कॉस्ट कर्व होता है उसके बारे में बात की जा रही है। तो बोल रहा है ओनली लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेशन। तो जहाँ ये ओनली शब्द दिख जाए वहां समझ जाइए कि ये बहुत एक्सट्रीम केस के बारे में बात कर रहा है और ये सिर्फ इंक्रीजिंग रिटर्न ऑपरेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो जाएगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में आपको पता है क्या होता है बेसिकली कि ये हमारा जो कर्व होता है ये ऐसे हो जाता है। ठीक है। कांस्टेंट स्लोप बेसिकली होता नहीं है कांस्टेंट रिटर्न में। कांस्टेंट रिटर्न का मतलब तो आपको पता होगा क्या होता है कि अगर हम 10 यूनिट 10 से इनपुट में चेंज करते हैं तो हमारे आउटपुट में 10 से ही चेंज होना चाहिए। इसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या है कि अगर हम 10 से इनपुट में चेंज करते हैं तो आउटपुट में 20 से या 30 से चेंज होता है, उससे ज्यादा से चेंज होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही नहीं है। ओनली द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न ऑफ रेट, ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न इज कंटिन्यूअसली प्रपोज्ड। हमारा कॉस्ट जो है वो एल शेप्ड में कंटिन्यूअस डिक्रीज करता चला जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 52। स्लट्स की इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है। तो हमको पता है स्लट्स की इक्वेशन जो है वो प्राइस इफेक्ट के बारे में बात करता है जिसको वो दो भाग में बांटता है। इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। ये बहुत ही आसान सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 53। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि नो वन कैन बी बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग समवन वर्स ऑफ। इसको क्या कहते हैं कि जहां मान लेते हैं दो पर्सन ए हैं और बी हैं, तो ए का बेटर ऑफ तभी हो सकता है जब बी का क्या हो? वर्स ऑफ। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? तो इस कंडीशन को बोलते हैं पेरिटो ऑप्टिमिलिटी। दो कॉन्सेप्ट होता है, एक पेरिटो इम्प्रूवमेंट होता है, एक पेरिटो ऑप्टिमिलिटी होता है। दोनों अलग अलग केस होते हैं। पेरिटो इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि ए का तो बेटर ऑफ होगा लेकिन बी का वर्स ऑफ नहीं होगा। उस केस को हम पेरिटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं। लेकिन अगर ए का बेटर ऑफ होगा उसी कंडीशन में, तब जब बी का वर्स ऑफ हो रहा होगा, उस केस को हम पेरिटो ऑप्टिमम कहते हैं। तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगला सवाल है कि अ कार्टेल्स एम एट मैक्सिमाइज। तो देखिए, कार्टेल जो बनाया जाता है वो इंडिविजुअल के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं। जब कोई कार्टेल बनता है, मान लीजिए ये तमाम फर्म है और इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, एक कार्टेल बना लिया, तो इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है इंडस्ट्री के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और मेन मोटिव जो होता है इंडस्ट्रियल प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका एकदम सही जवाब होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। इन द स्टैंडर्ड एडजॉइंट डायग्राम द मेजर ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस, तो आपने ये वाला ग्राफ अक्सर पढ़ा होगा कंज्यूमर सरप्लस में, जहां ये हमारा डिमांड कर्व होता है, ये हमारा सप्लाई कर्व होता है, और ये हमारा प्राइस होता है, इधर हमारा क्वांटिटी होता है। बोला जाता है कि कंज्यूमर इतना विलिंगनेस टू पे है उसके, और वो इतना पे कर रहा होता है, तो ये वाला पार्ट हमारा कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये वाला पार्ट हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। यहाँ इस साइड पे मनी दिया गया है, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो पूछा गया है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, तो देखिए ये हमारी कंज्यूमर की मनी है, उसके पास ये इनकम है और ये क्वांटिटी है, ठीक है। तो एक्चुअली वो देना कितना चाह रहा है, वो ओ ए जो है वो पे करने की उसकी विलिंगनेस टू पे है, लेकिन पे कितना कर रहा है, पे कर रहा है वो ओ बी। तो इसके बीच का जो पार्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा, ए बी। ए बी है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो नियर मनी, तो आपको पता होगा नियर मनी क्या होता है। नियर मनी कैश नहीं होता है, लेकिन ऐसा फॉर्म ऑफ ये होता है, तो वेल्थ का ऐसा फॉर्म होता है जिसको हम बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म में हम उसको इजीली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, उस मनी को हम नियर मनी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डिमांड डिपॉजिट हो गया हमारा, चेक हो गया, गोल्ड हो गया, इसको हम बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो ये होता है हमारा नियर मनी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, एसेट विच हैड 100% लिक्विडिटी। 100%, तब तो 100% तो कैश होता है, तो ये तो ऑप्शन हमारा सही होगा नहीं। एसेट विच हैज नो स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल गलत है। एसेट विच इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बिल्कुल मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, लेकिन क्या इससे बेहतर भी कोई ऑप्शन दिया गया है। एसेट विच फुलफिल द स्टोर ऑफ वैल्यू, बिल्कुल स्टोर ऑफ वैल्यू पहला। विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द शॉर्ट नोटिस, बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट टाइम पीरियड में अगर हम उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कन्वर्ट करा सकते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इन्फ्लेशन इज एडवांटेजियस टू डेटर्स, बिल्कुल। इन्फ्लेशन इज एडवांटेजियस टू बॉन्ड होल्डर, नहीं, बॉन्ड होल्डर के लिए तो ये नुकसान का बात है। आपको पता है कि कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है। ए पर्सन ने क्या किया, बी पर्सन को 5,000 रुपए उधार दिया, कब, 2010 में, ठीक है। अब इन्फ्लेशन हुआ तो मनी की वैल्यू इन्फ्लेशन से कम होती है। अब ये 2020 में मान लेते हैं ये इसको 5,000 रुपए लौटाए, ठीक है। तो 2010 में 5,000 रुपए की कीमत, तो 2020 रुपए में 5,000 की कीमत में काफी अंतर होता है। इन्फ्लेशन की वजह से इसकी मनी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो जो उधार लेता है उसको फायदा होता है, डेटर्स के लिए एडवांटेजेस होता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर्स के लिए एडवांटेजेस नहीं होता है। क्योंकि जिस समय हम बॉन्ड को खरीद रहे होते हैं, उस समय जो हम प्राइस पे कर रहे होते हैं, और जिस समय वो हमें मिल रहा होता है महंगाई की वजह से, तो हमारी वैल्यू, मनी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो जाती है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड आपको पता होगा कि हमारे इनकम के बढ़ने से हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या कर देते हैं, इंफीरियर गुड्स की डिमांड हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ आपका ऑफिस है, ठीक है, आप अपने ऑफिस जा रहे हैं। तो पहले आप अपने ऑफिस के लिए ऑटो से जाते थे, ठीक है, भीड़ भड़क्का में। आपका प्रमोशन हो गया और आपकी सैलरी काफी बढ़ गई, तब आप ऑफिस अब किससे जाने लगे, कार से जाने लगे। अब आप ऑटो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो इनकम बढ़ने की वजह से आपने ऑटो की डिमांड कम कर दी, ऑटो आपके लिए इन्फीरियर गुड्स हो गया। तो इनकम का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो निगेटिव इफेक्ट पड़ता है इन्फीरियर गुड्स पे, आप उसकी डिमांड कम कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, प्रॉब्लम ऑफ इंश्योरेंस मार्केट, सॉरी। तो एडवर्स सिलेक्शन बिल्कुल प्रॉब्लम होता है, मोरल हैजार्ड ये भी प्रॉब्लम होता है, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन ये भी प्रॉब्लम होता है, प्रिंसिपल एजेड प्रॉब्लम इसमें कोई समस्या की बात नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलते हैं, ठीक।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है फर्म इज नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन इन लॉन्ग रन। तो बिल्कुल फर्म जो होता है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सीन रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द फर्म। देयर इज, हाँ, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो कोई जो अदर फर्म है वो इंटर नहीं करेंगे। बिल्कुल दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। 61 की बात करें तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस ये किस स्ट्रेटजी का पार्ट है? तो ये बैलेंस का पार्ट नहीं है। बैलेंस में क्या कहा जाता है? बैलेंस में कहा जाता है कि जो मान लेते हैं ए बी सी तीनों सेक्टर है, तो तीनों में हम क्या करेंगे? बैलेंस वे में इक्वल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अनबैलेंस ग्रोथ क्या कहता है कि मान लेते हैं अगर हम बी में इन्वेस्टमेंट कर देते ए और सी में नहीं करते हैं, तो ये अनबैलेंस ग्रोथ हो गया। लेकिन इसका मानना है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के थ्रू, क्योंकि एक दूसरे से लिंक होते हैं, दोनों फर्म क्या होगा, दोनों फर्म का ग्रोथ अपने आप हो जाएगा अगर हम एक में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनबैलेंस ग्रोथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड टर्नपिकेट थ्योरम। टर्नपिकेट थ्योरम जो है ये डॉर्फमैन, सैमुअल्सन और सोलो ने दिया है। ये सवाल रिपीटेड है। ठीक है, ये सवाल कई बार का रिपीटेड है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट एज्यूम ड्यूलिज्म इन द इकोनॉमी। तो ड्यूलिज्म एक तो रिकार्डो है और फेरेनिस, ठीक है, दोनों ने किया है। अगर यहाँ पे हमें ऑप्शन दिख जाता क्या नाम है लुइस का, तो हम उस ऑप्शन को भी प्रेफर करते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ एंड फर्स्ट अच्छा ये डी दिया है। अच्छा डी नहीं, ये सेकंड होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ग्रोथ इन सोलो मॉडल आउटपुट ग्रोथ रेट ओवर टाइम विल बी। तो देखिए ओवर टाइम आउटपुट ग्रोथ जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है सोलो में। ठीक है, सोलो मॉडल और हैरोल्ड मॉडल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जरूर इस टॉपिक को पढ़ के जाएं। अगला सवाल जो है वो क्वेश्चन नंबर 65, एमपीसी की वैल्यू देके रखी है और हमें मैच कराना है, के की वैल्यू फाइंड करना है। के इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, 1 - एमपीएस होता है। तो पहले वाले वैल्यू को रखते देते हैं, 1 - 0.2 हो जाएगा ये। इसको माइनस करेंगे तो 1.8 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 वन जा 8, 2 उधर जाएगा तो 8 टू जा कितना हो जाएगा? चलिए इधर लिख लेना। तो इसका हो जाएगा 0, नहीं नहीं 1.25 हो जाएगा। तो ए का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बी वाला चेक कर लेते हैं। बी का अगर दिया हुआ है 1 - 0.5 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा? इससे माइनस करेंगे 0.5 हो जाएगा। बी की जो वैल्यू आएगी वो 2 आ रही है, तो 2 किसका है? फर्स्ट का है। तो बी का फर्स्ट किसमें देके रखा है? ए का 4 बी का फर्स्ट। हमें पूरा चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। हमें दो ऑप्शन हमने किया, दो से ठीक बैठ गया हमारा जवाब। अगला सवाल है कि फॉर द टेस्टिंग ऑफ कंसिस्टेंसी एंड वाइबिलिटी ऑफ द प्लानिंग प्रोजेक्ट विच ऑफ द प्राइस आर यूज्ड। ऐसे में शैडो प्राइस यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 अगर देखें कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट आपको पता होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ये बेसिकली इकोनॉमिक्स से कम पॉलिटिकल सवाल ज्यादा लग रहा है। आई थिंक 369 आर्टिकल जो है वो स्पेशल स्टेट के साथ डील करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ओवर पॉपुलेशन जो है, ओवर पॉपुलेशन जो है ये इसका एक क्राइटेरिया नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 68 इंडियन इकोनॉमी का ये सवाल है। बॉम्बे प्लान, बॉम्बे प्लान है भाई साहब। बॉम्बे प्लान किसने दिया है? बॉम्बे प्लान जो है बिरला ने दिया है। बिरला एंड टाटा ग्रुप ने दिया है। तो ए का 4 हो जाएगा। बी गांधीयन प्लान, गांधीयन प्लान जो दिया गया है वो श्रीमन नारायण के द्वारा दिया गया है। तो बी का हमारा क्या हो जाएगा? बी का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। पीपुल्स प्लान जो है वो पीपुल
पीपल्स प्लान जो है वो हमारा किसके एम एन रॉय के द्वारा दिया गया है, इनके द्वारा दिया गया है। और सर्वोदय प्लान जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए साफ साफ हमें दिख रहा है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, ये रिपीट हो गया है 2 बार, इसको भी 2 बार रिपीट कर दिए हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि विच प्रोडक्शन फंक्शन एडमिट बोथ हैरोल्ड एंड हिग्स टेक्निकल प्रोग्रेस। कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन है? दोनों में, हैरोल्ड में भी, ध्यान रहे, और हिग्स में भी, दोनों में कौन सा प्रोडक्शन फंक्शन लिया गया है? दोनों में कॉप डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन लिया गया है। अगर आपने कॉप डगलस प्रोडक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है, या एक सुपर सेवर सीरीज में प्रोडक्शन फंक्शन नाम से एक वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्रोडक्शन फंक्शन आप अर्था स्कॉलर के चैनल पे जा करके चारों तरीके के प्रोडक्शन फंक्शन वहां डिटेल में डिस्कस किए गए हैं। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन भी, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन भी, वीएस प्रोडक्शन फंक्शन भी, तो आप जरूर जा करके देखिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर टर्म्स यूज्ड बाय हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट। तो रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर जो है, ये कार्ल मार्क्स ने यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 70 का हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। अगला आपसे पूछा गया टीजर लोन क्या होता है। तो देखिए, टीजर लोन जो होता है ये इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। ये इंट्रोडक्टरी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं। पहला ऑप्शन तो हमारा सही है। और दूसरा, दिस रेट इज परमानेंट इन नेचर। नहीं, परमानेंट कहाँ होता है, तो इंट्रोडक्टरी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो पहले भी मैंने आपको बताया है कि बीओपी में हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक हमारा करेंट अकाउंट और एक हमारा कैपिटल अकाउंट होता है। कैपिटल अकाउंट में आपको याद रखना है कि एफडीआई आता है हमारा, एफपीआई आता है, एफपीआई आता है, गवर्नमेंट की जो अदर कंट्री से एक्सटर्नल बोरोइंग होता है ये आता है, और एनआरआई डिपॉजिट आता है। बाकी इधर क्या आता है, यहाँ जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो आता है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं। तो फॉरेन लोन एक्सटर्नल लोन में चला जाएगा ये। अच्छा, पूछा क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूडेड। अच्छा, इंक्लूडेड पूछा है, ठीक है। तो फॉरेन लोन किस में आएगा? कैपिटल अकाउंट में इंक्लूडेड पूछ रहा है, तो पहला तो होगा ही हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा भी होगा हमारा प्राइवेट रेमिटेंस। नहीं, रेमिटेंस जो होगा वो करंट अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो पहला और दूसरा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला है एरिया अप्रोच टू डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इन इंडिया वाज एडवोकेटेड बाय। तो जब ये डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है, ये डीआर गाडगिल ने दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने 5 ईयर प्लान जो है वो पढ़ के रखा होगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन बनते हैं। री इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया बहुत ही फेमस है, बहुत रिपीटेड, कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। कौन है? हार्ले लिविंगस्टन की ये थ्योरी है, डब्ल्यू ग्लेनसन हार्वे और लिविंगस्टन की ये थ्योरी है, हार्वे लिविंगस्टन की थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 674 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 75, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान इनपुट आउटपुट मॉडल। इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो हमारे थर्ड 5 ईयर प्लान में यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो एकदम सही जवाब होगा। तो आज का ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और हमारा 400 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आ, अब तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। ये हमारे मोटिवेशन का सोर्स होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच लास्ट तक इस वीडियो को देखने के लिए।